नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं एस राठौड़ आपका अपने YouTube चैनल सोलंकी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, बायोलॉजी के अंदर अपन ने जो सबसे ज़्यादा नंबरों का और जो आपके कक्षा 10 के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है वो चैप्टर अपने स्टार्ट किया था। कौन सा? मानव तंत्र। मानव तंत्र आपके लगभग बायोलॉजी के जो 4 चैप्टर उनमें सबसे ज़्यादा और सबसे 50% यदि ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया हो गया ना अपना, तो 50% सिलेबस बायोलॉजी का कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अंदर अपन ने सबसे पहले देखा था मानव तंत्र। तो मानव तंत्र या फिर मानव का शरीर, तो तंत्र क्या होता है? तंत्र की मैंने एकदम पूरी बेसिक से स्ट्रक्चर बता दिया था कि अंगों का वह समूह जो एक विशेष प्रकार का काम करता है। क्या? अंगों का एक ऐसा समूह जो विशेष प्रकार का काम करता है, उसे ही अपन तंत्र बोलते हैं। तो अपन ने तंत्र 1 बाय 1 करके अपने मानव शरीर के तंत्र पढ़ लिए थे। उसमें सबसे पहला तंत्र पढ़ा था पाचन तंत्र, फिर पढ़ लिया था श्वसन तंत्र, और आज पढ़ेंगे रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। कौन सा? रक्त एंड परिसंचरण तंत्र। तो प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग में अपन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो हर एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रहता है। हर एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से जुड़ा रहता है। यदि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आप आगे के कॉन्सेप्ट आसानी से समझ पाओगे। तो हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझना जरूरी है। तो अपन ने पाचन तंत्र के अंदर देखा था कि अपन जो भी कुछ खाते पीते हैं तो उसके अंदर ग्लूकोज फॉर्म रहती है। कौन सी फॉर्म? ग्लूकोज फॉर्म में अपन खाते हैं। और श्वसन तंत्र में क्या देखते हैं अपन? उस ग्लूकोज फॉर्म को, जो अपन ग्लूकोज फॉर्म शरीर के अंदर ली, उसको अपन ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करने के लिए अपने को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी। किसकी? ऑक्सीजन की, O2 की आवश्यकता पड़ी। तो वो अपन ने श्वसन के माध्यम से कंप्लीट कर ली। तो अपना पाचन तंत्र कंप्लीट हो गया और श्वसन तंत्र कंप्लीट हो गया। तो अब एनर्जी मिल गया एटीपी के रूप में, एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट के रूप में। तो अब अपने शरीर के अंदर बनेगा रक्त। क्या बनेगा? ब्लड। तो अब अपन पढ़ेंगे ब्लड और परिसंचरण तंत्र, मतलब अपने पूरे शरीर के अंदर खून का किस प्रकार परिवहन होता है, किस प्रकार पूरे अपना खून हृदय के अंदर जाता है, हृदय से किस प्रकार सिरा और धमनी में जाता है, और किस प्रकार अपने पूरे शरीर के अंदर रक्त का परिवहन होता है, हर कोशिका के अंदर किस प्रकार रक्त पहुंचता है। तो अब अपन स्टेप बाय स्टेप वो देखेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रक्त एक समझने के बाद अपन परिसंचरण तंत्र को एकदम आसान तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं कि रक्त आखिर है क्या। तो प्यारे बच्चों, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। तरल मतलब द्रव है, द्रवावस्था के अंदर। और ऊतक एक कोशिकाओं का ऐसा, कोशिकाओं, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर एक ऊतक का निर्माण होता है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, आप समझ में आएगा। फिर मानव में और रक्त का मेन काम क्या है? तो प्यारे बच्चों, रक्त है ना, तो मानव में पोषक तत्व है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन होगी, विटामिन हो गया। तो ये मानव में पोषक तत्व है तथा ऑक्सीजन, पोषक तत्व तथा O2 को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। क्या काम करता है? जो भी पोषक तत्व है उनको प्लस ऑक्सीजन को ये कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तथा जो कोशिकाओं में जो भी अपन ने खाया पिया, तो वो जो अपने अपशिष्ट पदार्थ अपने शरीर के अंदर है, जो उपापचय क्रिया के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, तथा जो CO2 जो श्वसन के अंदर अपन ने ऑक्सीजन लिया, और जो पूरे अपने श्वसन तंत्र के बाद के अंदर अपने CO2 पूरे श्वास के दौरान CO2 बनी, उसका परिवहन मतलब उसको बाहर निकालता है। पहला काम तो क्या है? पोषक तत्व है, और O2 को हर कोशिकाओं तक पहुंचाता है। और उसके बाद क्या करता है? उपापचय क्रियाओं के दौरान जो अपशिष्ट पदार्थ बना उनको प्लस CO2 का परिवहन बाहर करता है। तो अपन अब देखेंगे इसकी आखिरकार प्रकृति कैसी है, मतलब अपने रक्त की प्रकृति कैसी है, अम्लीय है, क्षारीय है, अपने शरीर के अंदर कितना लीटर मतलब कितने खून की मात्रा होती है, अपने शरीर के रक्त का pH मान कितना होता है, और अपन ये देखेंगे कि इसका निर्माण कहाँ होता है, और ये देखेंगे जो अपन बड़े होने के बाद तो अपना खून का निर्माण किसी और जगह होता है, और अपन जब माँ के पेट में रहते हैं या अपन शिशु अवस्था में रहते हैं तो अपने खून का निर्माण कहाँ होता है। और फिर देखेंगे रक्त भी कितने प्रकार का होता है। तो रक्त के भी टाइप्स होते हैं, तो एक एक करके देखते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों,
सबसे पहले अपन देखेंगे रक्त की प्रकृति कैसी होती है। रक्त की प्रकृति मतलब रक्त अम्लीय या फिर क्षारीय। अम्लीय क्या होता है प्यारे बच्चों, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। क्या होता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय, और जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वह क्षारीय। तो इसका पीएच मान कितना है, 7 से ज़्यादा 7.4, तो एक क्षारीय होगा। तो इसकी प्रकृति है हल्की क्षारीय। कौन सी, हल्की क्षारीय। इसका पीएच मान कितना है, 7.4। और इसका निर्माण कहाँ होगा, रक्त का निर्माण प्यारे बच्चों कहाँ होगा, रक्त का निर्माण एक लाल अस्थिमज्जा में होगा। किस में होगा, लाल अस्थिमज्जा में। फिर अपने शरीर के अंदर रक्त की मात्रा कितनी होती है, मतलब अपने पूरी बॉडी के अंदर, पूरे शरीर के अंदर कितने लीटर खून पाया जाता है, कितने लीटर खून पाया जाता है। तो आइए देखते हैं प्यारो बच्चों, 5 से 6 लीटर अपने शरीर के अंदर ब्लड पाया जाता है। फिर अपने मानो जब बच्चा शिशु अवस्था में रहता है, फिर माँ के पेट में रहता है, तो वहाँ उसके रक्त का निर्माण कहाँ होता है। यह भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मान लो बाहर तो अस्थिमज्जा में हो गया, पर जब माँ के पेट में रहता है तो बच्चों अस्थिमज्जा में इनका निर्माण नहीं होता। तो जब भ्रूण अवस्था तथा नवजात शिशु मतलब छोटा बच्चा, तो उसमें जो खून का निर्माण होता है ना, वो प्यारे बच्चों प्लीहा में होता है। कहाँ होता है, प्लीहा में। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो खून का निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थिमज्जा में। कहाँ, लाल अस्थिमज्जा में। अपन ने नॉर्मल जितने भी इंट्रोडक्शन था, पूरा ब्लड का पोस्टमार्टम किया कि ब्लड आखिर कैसा, प्रकृति क्या है, इसका पीएच मान कितना है, और ये अम्लीय है या फिर क्षारीय है, इसका निर्माण कहाँ होता है, इसकी मात्रा कितनी होती है, अपन ने नॉर्मल डेफिनेशन देख ली। अब देखते हैं कि रक्त को कितने भागों में रक्त को अपन एक साइंस की भाषा में 2 भागों में बांट रहे हैं। एक तो द्रव है कि पूरा रक्त के अंदर द्रव है, पर उसके अंदर भी एक तो पूरा द्रव है, और एक उसके अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं या फिर कणिकाएं पाई जाती, कॉर्पोसेल्स। क्या, कॉर्पोसेल्स। तो प्यारे बच्चों अपना रक्त है, रक्त मतलब ब्लड। तो ब्लड में एक तो द्रव अवस्था पाई जाती और ठोस अवस्था पाई जाती। पाया तो पूरा द्रव ही जाए, पर उसके अंदर छोटे छोटे कुछ कण पाए जाते, तो अपन कणों को बोलेंगे ठोस भाग। क्या बोलेंगे, ठोस भाग। जो द्रव भाग होता है प्यारे बच्चों, उसके अंदर प्लाज्मा, जो द्रव भाग होता है उसमें 55% प्लाज्मा पाया जाता है। कितना, 55% प्लाज्मा पाया जाता है। और फिर रक्त के अंदर 45% कोशिकाएं पाई जाती है। कितनी, 45% कोशिकाएं पाई जाती है और 55% प्लाज्मा पाया जाता है। और जो ये प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा में प्यारे बच्चों 92% जल होता है, और जो बच के 8% वह कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसमें कौन कौन से कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ 8% के अंदर आ जाएंगे। और जो फिर अपने कोशिकाएं हैं ना, कोशिकाओं को अपन 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। उसके अंदर पहला भाग आरबीसी, दूसरा भाग है डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स। कौन कौन से, आरबीसी का मतलब या फिर लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, या फिर बिंबाणु, या फिर प्लेटलेट्स। तो अब अपन बच्चों इनको एकदम विस्तृत तरीके से देखेंगे। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल क्या है, डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, और बिंबाणु क्या है। और इसको अपन एक एक करके विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो रक्त कोशिका या फिर रुधिर कोशिका अपने 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। तो 3 प्रकार की, उसके अंदर फर्स्ट है आरबीसी। आरबीसी को अपन हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं। और अब इंग्लिश के अंदर बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। क्या, रेड ब्लड सेल्स। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर अपन ये देखेंगे अपना मानव का रक्त लाल क्यों होता है, और अपने मानव रक्त के अंदर कौन सा आयन पाया जाता है, कौन सा आयन पाया जाता है। तो आइए एक एक करके, और इसका उपनाम क्या है, मेन तो इसका उपनाम क्या है। तो आइए देखते हैं लाल रक्त कणिका आखिर है क्या, इसका क्या काम अपने रुधिर के अंदर, और ये किस प्रकार कार्य करती है। तो आइए प्यारे बच्चों, लाल रक्त कोशिका या फिर आरबीसी का उपनाम है इरिथ्रोसाइट। क्या है, इरिथ्रोसाइट। अब याद रखने की ट्रिक, इसके अंदर आर आ रहा है और ये इसे स्टार्ट हो रहा है। तो इरिथ्रोसाइट, आरबीसी का उपनाम क्या है, इरिथ्रोसाइट। ये प्यारे बच्चों आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गए, क्योंकि आरबीसी और लाल रक्त कोशिका तो सबको याद है, पर इरिथ्रोसाइट यहाँ आकर बंदा डाफा चौक हो जाता है, यार ये आरबीसी का है डब्ल्यूबीसी का है। तो आरबीसी का उपनाम है इरिथ्रोसाइट। तो इसका फिर काम क्या है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है।
कौन सी प्रोटीन? आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। तो इस प्रोटीन का काम क्या है? इस हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण ही अपने मानव रक्त का रंग लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। और प्यारे बच्चों, इस हीमोग्लोबिन के अंदर, अब इसके अंदर ग्लोबिन तो प्रोटीन पाए जाते हैं और हिम धातु पाए जाते हैं। तो हिम तो आयन पाया जाता है और ग्लोबिन प्रोटीन पाए जाते हैं। यह आपकी कक्षा 10th में नहीं है, पर आप आगे की कक्षाओं में जाओगे ना तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो और जो आरबीसी है ना, आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। ये बहुत काम की चीज़ है प्यारे बच्चों, आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। इसके अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सी कोशिकाओं में अपने केंद्रक नहीं पाया जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर प्लेटलेट्स। तो इसके अंदर आपको करके आना है आरबीसी। और अपने आरबीसी का जीवन काल, मतलब ये 120 दिन तक जीवित रहती है। कितने दिन तक? 120 दिन तक जीवित रहती है। तो अपन ने देख लिया कि आरबीसी का उपनाम क्या है? आरबीसी का उपनाम है इरिथ्रोसाइट। फिर देखेंगे कि आरबीसी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, इसी कारण लाल रंग की होती है और इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। रुधिर कोशिका के अंदर दूसरा भाग श्वेत रक्त कणिकाएं। दूसरा पार्ट कौन सा? श्वेत रक्त कणिकाएं, अर्थात WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। कौन सी? व्हाइट ब्लड सेल्स। तो दूसरा है श्वेत रक्त कणिकाएं, इसको अपन WBC भी बोलेंगे। तो और इसका एक उपनाम जो एग्जाम में बहुत ट्रेड चल रहा है इसका, कि आजकल यही पूछता है कि इसका उपनाम क्या है। तो प्यारे बच्चों, श्वेत रक्त कणिका या फिर WBC है, उसका उपनाम है ल्यूकोसाइट। क्या है? ल्यूकोसाइट। अब देखेंगे कि श्वेत रक्त कणिका का अपने रक्त के अंदर किस प्रकार काम रहता है। श्वेत रक्त कणिका अर्थात WBC का अपने रुधिर के अंदर क्या काम रहता है। तो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार देश के लिए एक सैनिक काम करता है, जिस प्रकार देश के लिए एक सैनिक काम करता है, उसी प्रकार WBC अपने एंटीबॉडी बनाती है। कि जैसे कोई भी हानिकारक बैक्टीरिया अपने शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो उससे लड़ने का काम करेगी, उससे लड़ने का काम करेगा। जिस प्रकार एक देश का सैनिक दुश्मन से लड़ता है, उसी प्रकार WBC अपने जो भी हानिकारक बैक्टीरिया होती है उससे लड़ने का काम करेगा। तो प्यारे बच्चों, इसका काम है प्रतिरक्षा, मतलब शरीर की रक्षा करना। तो प्रतिरक्षा प्रदान करती है हमारे शरीर को, अर्थात एंटीबॉडी तैयार करती है। जिस प्रकार अभी कोरोना चल रहा है, तो यदि अपनी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी तो अपनी अच्छी एंटीबॉडी बनेगी, और यदि इम्यूनिटी पावर कमजोर होगी तो एंटीबॉडी वो बाहर से जो हानिकारक जीवाणु आएगा उसको मार नहीं पाएगा और वो अपने शरीर पर हावी हो जाएगा। तो इसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। ब्लड का भी निर्माण यही होता था और इसका निर्माण भी लाल अस्थि मज्जा में ही होता है। और WBC होती है ना प्यारे बच्चों, जो लाल रक्त श्वेत रक्त कणिका होती है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता, जो आरबीसी के अंदर पाया जाता था। इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती, जिसके कारण ये रंगहीन होती है। जिसके कारण ये रंगहीन होती है, मतलब WBC का कोई कलर नहीं होता। जिस प्रकार अपने खून का रंग लाल होता है, तो लाल आरबीसी की वजह से होता है, WBC का तो कोई कलर नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, अब आपके दिमाग में आएगा सर इसका जीवन काल क्या है। तो जिस प्रकार अपने देश के एक नौजवान, मतलब आर्मी के बंदे का कोई जीवन काल नहीं होता फौजी का, कि वो कभी भी शहीद हो सकता है, तो उसी प्रकार ये भी अपने एक शरीर की रक्षा करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो ये भी कभी भी मर सकता है। इसका कोई फिक्स जीवन काल नहीं होता और इसकी ये कोई फिक्स जगह नहीं होती कहाँ मरेगा। तो अपन ने आरबीसी देख ली, WBC देख ली। अब तीसरी कोशिका देखेंगे, बिंबाणु या फिर प्लेटलेट्स। रुधिर कोशिका या फिर ब्लड कोशिका का तीसरा पार्ट है प्लेटलेट्स या फिर बिंबाणु। क्या है? प्लेटलेट्स या फिर बिंबाणु। और इसी का उपनाम है क्या है? थ्रोम्बोसाइट। क्या है? थ्रोम्बोसाइट। तो पहले जो तीसरा पार्ट है ना, अपने पहला आरबीसी हो गया, दूसरा WBC हो गया, तीसरा है प्लेटलेट्स और बिंबाणु। तो इसकी संख्या अपने ब्लड के अंदर होती है 3 लाख प्रति घन mm। कितनी होती है? 3 लाख प्रति घन mm। और इसका काम क्या है? प्लेटलेट्स या फिर बिंबाणु का काम है अपने शरीर के अंदर रक्त में थक्का जमाने का। क्या काम है? रक्त का थक्का जमाने का, ब्लड क्लॉटिंग का काम। मान लो अपने कभी कुछ अंगुली या फिर हाथ पैर कट गया, तो उस जगह थोड़ी देर में अपन पकड़ के रखेंगे तो उस जगह थोड़ी सी एक रक्त की झिल्ली से जम जाएगी, तो वो ब्लड क्लॉटिंग का काम कौन करता है? बिंबाणु करता है। और इसका जीवन काल कितना है? इसका जीवन काल 10 दिन है। और एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं प्यारे बच्चों, अपने जो डेंगू होता है, तो डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। किसकी संख्या? प्लेटलेट्स की संख्या। तो डेंगू को अपन हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। तो प्लेटलेट्स की संख्या कम होने की वजह से अपने रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। अपन ने आरबीसी देख लिया, WBC देख लिया और प्लेटलेट्स। तो ये आपके एक इंपॉर्टेंट
कॉन्सेप्ट, तो इसको एक बार देख लेते हैं कि इसका उपनाम क्या है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तीनों को एक साथ देख लेते हैं एक बार। तो पहला देखा था अपन ने आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, दूसरा डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, तीसरा प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का अपन बिंबाणु भी बोलते हैं। तो इसका उपनाम है, उपनाम तीनों का एक साथ देख लेते हैं जिससे कि आपने को पढ़ने में आसानी हो। पहला आरबीसी का उपनाम है इरिथ्रोसाइट, आरबीसी इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, और तीसरा और अंतिम है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का उपनाम है थ्रोम्बोसाइट। क्या है? थ्रोम्बोसाइट। अब इसका जीवन काल देख लेते हैं। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। कितने होते हैं? 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी एक सैनिक की तरह काम करते हैं, तो सैनिक का कोई जीवन काल नहीं होता है मेरे बच्चों, सैनिक तो कभी भी शहीद हो सकता है। और तीसरा और फाइनल है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 10 से 12 दिन, या फिर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 10 दिन। तो अपन ने रक्त देख लिया, रक्त की नॉर्मल डेफिनेशन देख ली, पूरा एकदम रक्त का पोस्टमार्टम करके कि रक्त कौन सा तरल से संयोजी ऊतक है, रक्त के कितने भाग होते हैं, रक्त का पीएच कितना होता है, इसकी प्रकृति क्या है, और रक्त के अंदर कौन कौन सी कणिकाएं पाई जाती है। ये रक्त के अंदर ही पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अपने रक्त की खून की जांच करते हैं, उसमें इन्हीं तीनों की जांच करते हैं कि आरबीसी की संख्या कितनी है, डब्ल्यूबीसी की कितनी है और प्लेटलेट्स की कितनी है। तो अब अपन देखेंगे कि अपने रक्त का काम क्या क्या है, रक्त के कार्य क्या है। तो बच्चों अब देखेंगे कि रक्त अर्थात ब्लड का कार्य, अर्थात अपने शरीर के अंदर ब्लड किस प्रकार काम करता है, उसके क्या क्या उपयोग है। तो उसका फर्स्ट उपयोग है O2 तथा CO2 का परिवहन। ऑक्सीजन को तो अपनी कोशिकाओं तक पहुंचाना, ऑक्सीजन को तो अपनी कोशिकाओं तक पहुंचाना, और जो हानिकारक गैस CO2 उसको बाहर मतलब वातावरण के अंदर छोड़ने का महत्वपूर्ण जो काम है वह अपना ब्लड ही करता है। कौन करता है? रक्त ही करता है। और उसका दूसरा काम है पोषक तत्वों को अंगों तक पहुंचाना, जैसे वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, खनिज लवण है, इनको अपनी आवश्यक जहाँ इनकी आवश्यकता होती है उन आवश्यक अंगों तक पहुंचाने का काम किसका होता है? अपने ब्लड का होता है। और तीसरा काम है शरीर का ताप नियंत्रण करना, अपने बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखना, कि चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कोई सी भी ऋतु हो, पर अपने शरीर का तापमान एक फिक्स रहता है कि 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, चाहे सर्दी में भी चेंज नहीं होगा और गर्मियों में भी चेंज नहीं होगा, एकदम ताप नियंत्रित रहता है। तो इसका काम कौन करता है? अपना ब्लड करता है। तो अब देखेंगे अपन ब्लड के प्रकार, अर्थात कौन कौन से रक्त समूह होते हैं अपने ब्लड के अंदर। तो अब अपन आगे पढ़ेंगे कि अपना रक्त अर्थात ब्लड के कितने प्रकार होते हैं, अर्थात टाइप्स ऑफ ब्लड। तो इतनी आसान और इजी तरीके से आज आपको ब्लड का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा प्यारे बच्चों, कि आज के बाद में आप आगे आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं रहेगा कि कौन सा अपना ब्लड ए है, कौन सा ब्लड बी है, कौन सा A+ है, कौन सा A- है। पूरा एकदम बेसिक से इतनी आसान तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आज के बाद कभी आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं आएगी। ये कॉन्सेप्ट जब भी आपके सामने आएगा तो एक बार पूरी फिल्म आंखों के सामने आ जाएगी। तो अपन अब देखेंगे कि रक्त के प्रकार। तो प्यारे बच्चों, रक्त के प्रकार कितने प्रकार होते हैं और किस आधार पर इसका विभाजन होता है, कि किस आधार पर अपन बांट सकते हैं। कोई ना कोई बेस तो रहा होगा ना। तो आइए देखते हैं कि रक्त के प्रकार। तो प्यारे बच्चों, रक्त अपने जो अभी अपन ने पढ़ा था कि अपने रक्त के अंदर आरबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, प्लेटलेट्स पाई जाती है। तो इसके अंदर जो आरबीसी पाई जाती है ना, कौन सी? रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं। तो उसकी सतह पर, आरबीसी की सतह पर प्रतिजन पाए जाते हैं। आरबीसी की सतह पर प्रतिजन पाया जाता है। जैसे मान लो ये अपने आरबीसी है, तो आरबीसी की ऊपर वाली सतह है ना, इसके ऊपर प्रतिजन या फिर एंटीजन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रतिजन या फिर एंटीजन। और वो प्रतिजन और एंटीजन के आधार पर ही अपने रक्त का निर्धारण करते हैं कि रक्त कितने प्रकार का होता है। तो इसके आधार पर अपना रक्त 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। A, B, AB और O। कौन कौन सा? A ग्रुप, B ग्रुप, AB ग्रुप और फिर O ग्रुप। तो आइए अपन देखते हैं चारों ग्रुप के बारे में। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको पूछूंगी बच्चों आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? क्या आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो आप किस आधार पे मेरे को जवाब दोगे कि सर मेरा ब्लड ग्रुप ये है। तो आज आइए देखते हैं अपन। यदि मान लो आपका A ब्लड ग्रुप है, B ब्लड ग्रुप है, AB ब्लड ग्रुप है, O ब्लड ग्रुप है, तो मैं आपको पूछूंगा तो आप इस आधार पर जवाब दोगे। यदि आपकी आरबीसी के ऊपर A प्रतिजन पाया जाता है, A प्रतिजन पाया जाता है, तो आप बोलोगे सर मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है? A है। और यदि आपकी आरबीसी के ऊपर B प्रतिजन पाया जाता है, कौन सा प्रतिजन? B प्रतिजन पाया जाता है, तो आप बोलोगे सर मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है? B है। यदि आपकी आरबीसी की सतह पर, ये जो आरबीसी है
इसकी ये सतह है और इसकी सतह पर यदि ए और बी दोनों प्रकार का प्रतिजन पाया जाता है तो आप क्या बोलोगे, सर मेरा ए बी ब्लड ग्रुप है। कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए बी ब्लड ग्रुप है। और यदि इस आरबीसी की सतह पर कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता, जो ये आरबीसी है इसकी सतह पर यदि किसी प्रकार का कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ ब्लड ग्रुप है। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर कितनी प्रतिजन है, कितनी एंटीजन है? ए और बी। तो इस दो एंटीजन के अलावा भी अपने ब्लड के अंदर एक प्रकार की एंटीजन और पाई जाती है। कौन सी? आइए देखते हैं। तो ए बी के अलावा आरबीसी पर एक और प्रकार की प्रतिजन पाए जाते हैं जिसको अपन आरएच प्रतिजन बोलते हैं। कौन सी प्रतिजन? आरएच प्रतिजन। तो इस आरएच प्रतिजन के आधार पर ही अपना रक्त दो भागों में और बांटते हैं इसको। कितने भागों में? दो भागों में। तो आज तक आपको कंफ्यूज रहा होगा कि कौन सा ब्लड तो ए प्लस होता है और कौन सा ब्लड ए माइनस होता है। जैसे कौन सा तो ए प्लस, कौन सा ए माइनस, कौन सा बी प्लस, कौन सा बी माइनस। तो आज आपके इस समस्या और इस डाउट का क्लियर करता हूँ प्यारे बच्चों। यदि आपके ब्लड के अंदर आरएच प्रतिजन पाया जाता है तो आरएच प्रतिजन यदि आपके शरीर में आरएच प्लस या फिर आरएच पॉजिटिव प्रतिजन है या फिर आरएच नेगेटिव, यदि आरएच पॉजिटिव है, यदि आपके ब्लड के अंदर आरएच पॉजिटिव उपस्थित है तो आपके जो भी ये ब्लड ग्रुप होगा, मान लो ए बी हो, तो यदि आरएच पॉजिटिव आपके शरीर में उपस्थित है, आपके ब्लड के अंदर उपस्थित है तो आपके प्लस वाला होगा। जैसे मान लो ए है तो ए प्लस हो जाएगा, बी है तो बी प्लस हो जाएगा, ए बी है तो ए बी प्लस हो जाएगा। और यदि आपके शरीर के अंदर ओ ब्लड ग्रुप है तो ओ पॉजिटिव हो जाएगा। और यदि आपके ब्लड के अंदर आरएच उपस्थिति नहीं है तो जो भी आपका ब्लड ग्रुप होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। जैसे ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी है तो ए बी नेगेटिव, ओ है तो ओ नेगेटिव। तो इस आधार पर अपन ने पूरा रक्त का अध्ययन किया कि आखिर रक्त है क्या, रक्त कितने प्रकार का होता है और रक्त के अंदर कौन कौन से समूह पाए जाते हैं और उसका अपन निर्धारण किस प्रकार करते हैं। तो अपन ने पूरा पोस्टमार्टम कर लिया बच्चों। अपन ने पूरा रक्त और रक्त परिसंचरण तंत्र पूरा चैप्टर देख लिया। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।